बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी अबाउट ड्रग्स में। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 2, जो कि है ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये अगर आप ध्यान देंगे तो फार्माकोलॉजी में आपने सेम यूनिट आपने वहां भी पढ़ी होगी। ठीक है, और जिसको मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, सारे लेक्चर्स जो है हमारे फार्माकोलॉजी के इसके ऊपर बना दिए गए हैं। तो आप लोग जो थ्योरी वाला पार्ट है उससे कवर कर लीजिए, और जो केमिकल स्ट्रक्चर्स वगैरह यहाँ बताए जा रहे हैं वो मेडिसिनल केमिस्ट्री के लेक्चर से अटेंड करिए। ठीक है, क्योंकि आप अलग अलग दो जगह तैयार करते हैं तो आपको ज्यादा सा लगेगा वो, तो आपका मेडिसिनल और फार्माकोलॉजी एक साथ तैयार हो जाएगा। ओके, आप समझिए कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। आपको यहाँ पे बहुत शॉर्ट में थ्योरी पार्ट रखा गया है, जितना आपको एग्जाम के लिए जरूरत है। बाकी अगर आपको पूरे डिटेल में जानना है तो फार्माकोलॉजी से देख लीजिए। ओके, एएनएस रिप्रेजेंट द अनकॉन्शियस रेगुलेशन एंड कंट्रोल द विसरल फंक्शंस। एएनएस क्या करता है, मींस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा रिप्रेजेंट करता है अनकॉन्शियस रेगुलेशन के बारे में। ठीक है, अनकॉन्शियस जो हमें पता नहीं होता है, मींस हमारी बॉडी रेगुलेट करता है वो फंक्शन। जैसे कॉन्शियस क्या होता है कि जो हम अपने, जैसे मान लीजिए हम हैंड्स का मूवमेंट कर रहे हैं तो वो क्या है, कॉन्शियस मूवमेंट है। ठीक है, कॉन्शियस रेगुलेशन है, हम अपने हाथ को अपने अकॉर्डिंग घुमा रहे हैं। लेकिन अनकॉन्शियस क्या है, जैसे कि हमारा हार्ट रेट, ये हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं बीट करता है ना, ये हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो इस तरह के अनकॉन्शियस रेगुलेशन जो होते हैं, अनकॉन्शियस एक्शन जो होते हैं, उनको एएनएस रिप्रेजेंट करता है, मींस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिप्रेजेंट करता है। एंड कंट्रोल्स द विसरल फंक्शंस। विसरल फंक्शंस क्या होते हैं, जो भी हमारे इंटरनल जो हमारे ऑर्गन्स हैं जिनकी प्रोसेस या एक्टिविटीज क्या कहलाती हैं, हमारी विसरल फंक्शन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, यूरिनेशन, डाइजेशन, मॉड्यूलेट सेक्सुअल एराउजल, ये क्या होता है, ये विसरल फंक्शन है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन के एक्टिविटीज हैं, फंक्शंस हैं। ठीक है, उन्हीं को हम विसरल बोलते हैं। द एएनएस मेंटेन्स ब्लड प्रेशर, यूरिनेशन, डाइजेशन एंड मॉड्यूलेट्स सेक्सुअल एराउजल। ठीक है, अब जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जैसा कि विसरल फंक्शन वो कंट्रोल करते हैं, तो उसमें विसरल फंक्शंस में हमारे कौन कौन से आएंगे, जैसे ब्लड प्रेशर, यूरिनेशन, डाइजेशन एंड सेक्सुअल एराउजल, ये सारी चीजें हमारी कहाँ पे, विसरल फंक्शन के अंदर आएंगी। तो यही हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, मेंटेन करता है, इन्हीं फंक्शंस को वो परफॉर्म करता है। ओके, दिस इज कंपोज्ड ऑफ, अब देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम एड्रेनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है कि एड्रेनर्जिक सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, या फिर पूछ सकता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज समझ के रखना है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारा एड्रेनर्जिक सिस्टम कहलाता है और पैरासिम्पैथेटिक हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम कहलाता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए एड्रेनर्जिक के बारे में अगर हम बात करें, आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मेनली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, जो हमारी यूनिट 2 है वो पूरी बेस्ड है किस पर, सिंपैथेटिक नर्वस, मींस हमारे एड्रेनर्जिक सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे हम एड्रेनर्जिक सिस्टम के जो भी हमारे एगोनिस्ट होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं, उनके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। ओके, अब देखिए कि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको एड्रेनर्जिक सिस्टम ही क्यों कहा जाता है, ये उसके न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेजर हार्मोन है, मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है, वो वर्क करेगा एड्रेनलिन, जिसकी वजह से एड्रेनर्जिक सिस्टम, इसको एड्रेनलिन की वजह से उसे एड्रेनर्जिक सिस्टम नाम भी दिया गया है। अब देखिए एड्रेनर्जिक सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो कितने होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा काम तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर का है। जो भी हमारे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होंगे उनमें कौन बाइंड होगा, ड्रग्स बाइंड होंगी, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होंगे। तो कितने टाइप्स के हमारे न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ प्रेजेंट होते हैं, 3 कैटेकोलामाइंस इंडोजीनियस एक्ट्स एज सिग्नल मॉलिक्यूल। हमारी बॉडी में, हमारे अंदर कौन कौन से 3 कैटेकोलामाइंस, मींस हमारे 3 न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं जो कि सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं, मींस वो क्या करते हैं, सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं। अब वो 3 हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं या कैटेकोलामाइंस है वो कौन कौन से हैं, एक तो नॉर एड्रेनलिन है, दूसरा हमारा एड्रेनलिन है और तीसरा हमारा डोपामिन है। ठीक है, नॉर एड्रेनलिन को हम नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं और इसका मेन काम क्या होता है, ये चीज समझिए। देखिए जो हमारा नॉर एपिनेफ्रिन है उसका मेन काम क्या है कि बीपी को रेगुलेट करना, ठीक है, या फिर जो हमारे ब्रेन में एक्शन मींस अटेंशन और रिस्पॉन्डिंग वाला पार्ट है, एक्शन है,
उसको कौन परफॉर्म करता है? नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, नॉर एड्रेनलिन की वजह से वो हमारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, रेगुलेट होते हैं। एड्रेनलिन क्या होता है? ये हमारा मेजर हार्मोन है। मेजर हार्मोन की वजह से ही, क्योंकि ये हमारा एड्रेनलिन मेजर हार्मोन है, इस वजह से ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का नाम हमारा क्या रखा गया है? एड्रेनर्जिक सिस्टम भी रखा गया है। अब जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, जैसे कि फाइट और फ्लाइट की कंडीशन होती है, ठीक है, दो तरीके की कंडीशन होती है। एक तो रेस्ट और डाइजेस्ट की कंडीशन होती है, दूसरी हमारी फ्लाइट और फाइट की कंडीशन होती है। मान लीजिए अचानक से आपने सांप देख लिया, तो क्या हो गया कि आपको स्ट्रेस हुआ, आपको मतलब एक हमारी बॉडी ने अलग तरीके से बॉडी ने रिएक्ट करना चालू किया, ठीक है, हमें भागना है, डर लग रहा है, उस कंडीशन में हमारा एड्रेनलिन हमारा रिलीज होता है। ठीक है, तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में हमारा कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन रिलीज होना स्टार्ट होता है, जो कि क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो इसी न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से रिलीज होते हैं। ठीक है, हम इसी की वजह से रिएक्शंस वो देते हैं। अब ये क्या करता है? मेजर हार्मोन है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी फ्लाइट और फाइट की कंडीशन में परफॉर्म किया जाता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग सारे फंक्शंस होते हैं, और जो पैरासिम्पैथेटिक है उसमें रेस्ट और डाइजेस्ट के अकॉर्डिंग पूरे काम किए जाते हैं। ओके, अब देखिए एड्रेनलिन में हमारा मेजर हार्मोन प्रेजेंट है। एड्रेनलिन हमारा मेजर हार्मोन है और ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि हमारा इसमें हार्ट रेट बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा और एनर्जी बढ़ेगी। अब डोपामिन क्या होता है? डोपामिन का मतलब होता है फीलिंग ऑफ प्लेजर, एडिक्शन एंड मोटिवेशन। ठीक है, ये क्या है? फीलिंग ऑफ प्लेजर मीन्स जब भी हम क्या होते हैं, कोई रिवॉर्ड मिल रहा है हमारी बॉडी की तरफ से, हमें मान लीजिए हमने कोई एक, हम होता नहीं है कि हमारी बॉडी को एक रिवॉर्ड मिल रहा है कि हम ये काम करेंगे, तो एक रिवॉर्ड नहीं दिया जाता, गिफ्ट दिया जाता, उस रूप में डोपामिन का काम होता है। मीन्स जब भी हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं तो क्या होता है कि डोपामिन जब रिलीज होता है, अगर डोपामिन का रिलीज स्टार्ट हो गया चालू, तो हम अंदर से मोटिवेटेड फील होते हैं। ठीक है, मोटिवेशन में, मूड रेगुलेशन में ये हमारा हेल्प करता है डोपामिन। तो ये 3 न्यूरोट्रांसमीटर है जिसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते रहते हैं। बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइंस होते क्या हैं? देखिए, जो बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइंस है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये पहली बात तो जो कैटेकोलामाइंस है वो हमारे सिंथेसाइज कहाँ से होते हैं? फेनाइल एलानिन करके एक अमीनो एसिड होता है जो कि हमारे फूड से हमें मिलता है। ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड है जो हमारे फूड से हमारी बॉडी के अंदर जाता है, हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू हमारे यहाँ से सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाती है कैटेकोलामाइंस की। लीवर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लीवर में इसका कन्वर्जन होता है। तो जो फेनाइल एलानिन है वो फूड में प्रेजेंट होता है, एक तरह का एसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि हमारा फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए थोड़े थोड़े से चेंजेस हैं, वही आपको याद करके बिल्कुल दिमाग लगा के करना है। हाइड्रोक्सिलेज यहाँ पे जुड़ रहा है, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ रहा है हमारा। तो यहाँ पे देखिए जो स्ट्रक्चर है सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ भी है, लेकिन सिर्फ क्या जुड़ गया है हमारा आप एंजाइम याद रखिए, स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आपको सेम पूरा रखना है स्ट्रक्चर, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोक्सिलेज को जोड़ना है, मीन्स हाइड्रोक्सी को जोड़ना है। तो OH ग्रुप को हमने यहाँ पे अटैच्ड कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे OH ग्रुप को जोड़ दिया तो वो क्या बन गया? टायरोसिन बन गया। टायरोसिन क्या है? एक तरह का नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। ठीक है, अब ये इन एड्रेनर्जिक न्यूरॉन में टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में क्या बनेगा? एल डोपा बनेगा। अब एक चीज फिर देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा पूरी तरह सेम है। ठीक है, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर हमारा सेम है, सिर्फ ये OH नहीं था, बाकी हमारा सब कुछ पहले जैसा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेज को जोड़ना है, हाइड्रोक्सी ग्रुप को जोड़ना है, तो हमने एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और जोड़ दिया। ठीक है, एक हमने OH और जोड़ दिया और ये एल डोपा बन गया हमारा। आपको नाम याद रखने हैं, क्या किसके नाम है। ठीक है, और जो एंजाइम हमारे लग रहे हैं वो याद रखना है आपको, ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा। एक स्ट्रक्चर आप तैयार करिए, बाकी सारे आपको अपने आप ही आ जाएंगे। इसके बाद अब डोपा डी कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में एल डोपा जो बना है हमारा, अब डोपा डी कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में हमारा क्या बन जाएगा? डोपामिन बन जाएगा। स्ट्रक्चर सेम है, डी कार्बोक्सिलेज मीन्स हमें जो कार्बोक्सिल ग्रुप है मीन्स COOH, हमारा जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसको हमें क्या करना है? डी से मीन्स डिस्ट्रॉय करना, हटाना है अपने को। ठीक है, हमने वहां पे क्या किया? कार्बोक्सिल ग्रुप को हटा दिया, COOH को हटा दिया, बाकी स्ट्रक्चर आप देखिए सेम है। ओके, और ये हमारा क्या बन गया? डोपामिन बन गया। एंजाइम जैसे जैसे बोलता जा रहा है वही करना आपको। डी कार्बोक्सिलेज का मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप को हटाइए, आपका डोपामिन बन जाएगा। इसके बाद क्या करना है? जब हमारा डोपामिन बन गया तो अब फिर से क्या बोला है इसने कि डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज।
बीटा मीन्स ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है, ठीक है। समझिए यहाँ पे ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा कार्बन है। इन्होंने क्या बोला है कि बीटा कार्बन में हाइड्रोक्सिलेज को जोड़ना है, मीन्स हाइड्रोक्सी ग्रुप को जोड़ना है। पूरा स्ट्रक्चर सेम है, हमें क्या किया, बीटा जो हमारा कार्बन है उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ दिया और ये क्या बन गया, नॉर एपिनेफ्रिन बन गया। अब नॉर एपिनेफ्रिन हमारा एन मेथिल ट्रांसफेरेज की प्रेजेंस में, एन मेथिल ट्रांसफेरेज की प्रेजेंस में मीन्स हमारा यहाँ पे क्या लग जाएगा, मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। कहाँ से, एन से हमने जोड़ दिया, एन से हमारा CH3 जोड़ दिया और एक H यहाँ पे हो गया ऐसे करके, तो ये हमारा टोटल क्या बन जाएगा, NHCH3 बन जाएगा। एन से हमने क्या किया, एक CH3 को जोड़ दिया। अब क्या है कि एन की अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई ना वैलेंसी, तो हमने क्या किया, H को जोड़ दिया तो NHCH3 बन जाएगा। बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ मेथिल ग्रुप जोड़ना था, हमने मेथिल ग्रुप जोड़ दिया और ये क्या बन गया, हमारा स्ट्रक्चर एपिनेफ्रिन बन गया। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या समझना है कि आपको नेम याद रखने हैं, एंजाइम्स याद रखने हैं, स्ट्रक्चर आपको अपने आप ही आ जाएगा। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, आपको सिंपल से हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि फिनाइल एलानिन बना था हमारा, ठीक है। एक बार यहाँ पे देखते जाइए, यहाँ पे क्या बना था, फिनाइल एलानिन बना हुआ था। फिनाइल एलानिन इन लीवर में, ठीक है, इन लीवर में ये कन्वर्ट हो गया किसमें, टायरोसिन में कन्वर्ट हो गया। ये टायरोसिन में हमारे कन्वर्ट हुआ था। अब टायरोसिन से हमारे कहाँ पे एल डोपा बना था, इसमें याद है ना, एल डोपा बना हुआ था। अब एल डोपा से हमारा क्या बना था, डोपामिन बना था। और डोपामिन से हमारा क्या बना था फर्दर, नॉर एड्रेनलिन बना था या फिर नॉर एपिनेफ्रिन बना था, जिसको हम एपिनेफ्रिन लिखा है, ठीक है, जिसको हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। और इसके बाद नॉर एड्रेनलिन से हमारा क्या बना, फाइनली एड्रेनलिन बना। एंजाइम कौन कौन से थे, ये हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड था, ये हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड था, ठीक है। और ये हमारा नॉन एसेंशियल था, ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड था, लीवर में ये परफॉर्म हो रही थी। यहाँ पे हमारा कौन सा एंजाइम था, टायरोसिन, नाम से ही इसका एंजाइम भी है, टायरोसिन और हाइड्रोक्सिलेज था यहाँ पे एंजाइम, ठीक है। यहाँ पे टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज था। एल डोपा में हमारा कौन सा था, मीन्स हमारा एल डोपा से डोपामिन में कौन सा था, डोपा डी कार्बोक्सिलेज था, ठीक है, डोपा डी कार्बोक्सिलेज था। फिर इसके बाद वेसिकल्स के अंदर यहाँ पे कहानी होती है और यहाँ पे डोपामिन के बाद हमारा कौन सा एंजाइम लग गया, डोपामिन और बीटा वाले जो हमारा कार्बन था, जो बीटा वाला कार्बन था उसमें क्या जुड़ गया था, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया था, तो हाइड्रोक्सिलेज हो जाएगा ये अगेन, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर एड्रेनलिन बना। अब यहाँ पे एन मेथिल हमने लास्ट में क्या किया था कि जो नाइट्रोजन है वहां से मिथाइल ग्रुप हमने ट्रांसफर किया था, ठीक है, मिथाइल ग्रुप हमने जोड़ दिया था, ट्रांसफरेज। तो ये हमारे एंजाइम है। यहाँ पे हमें क्या करना है, OH ग्रुप को जोड़ना है क्योंकि हाइड्रोक्सिलेज की बात हुई। यहाँ पे हमारा डी कार्बोक्सिलेज मीन्स हमें COOH को हटाना है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है, इसको हमें जोड़ देना है, ठीक है। फिर हमारा हाइड्रोक्सिलेज ग्रुप आया मीन्स बीटा कार्बन से हमें क्या करना है, OH को जोड़ना है, ठीक है। इसके बाद हमारा एन मेथिल है तो हमें एन से क्या जोड़ना है, CH3 को जोड़ना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से पूरी जो रिएक्शन है उसको स्ट्रक्चर में बदल सकते हैं, ठीक है। तो आपको मेन ये पार्ट याद रखना है, बाकी स्ट्रक्चर आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे। एक स्ट्रक्चर आपको तैयार करना होगा, बाकी सब आपसे इजिली हो जाएंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमारी बायोसिंथेसिस तो हो गई है। अब क्या करेंगे हम, कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइंस, ठीक है। जो हमारी कैटाकोलामाइंस है उनका कैटाबॉलिज्म कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे। आपने दो वर्ड हमारे ह्यूमन एनाटॉमी में सबसे पहले पढ़े होंगे, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज को कट कर देना, मींस ब्रेक डाउन कर देना। आपने काटा, दो पार्ट में डिवाइड होगा, मींस ब्रेक हो गया दो पार्ट में, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारा कट करना, मींस ब्रेक डाउन करना किसी भी चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, द ब्रेकडाउन ऑफ कैटाकोलामाइन लाइक डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन इन्वॉल्व्स टू प्रिंसिपल एंजाइम। जो हमारे कैटाकोलामिन्स हैं उनका ब्रेकडाउन होना, मींस डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का ब्रेकडाउन होना
किसकी, दो प्रिंसिपल एंजाइम्स की प्रेजेंस में। एक तो हमारा एंजाइम है माओ जिसे हम मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बोलते हैं, और दूसरा हमारा होता है कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज। अब इसमें समझिए कि माओ में क्या होता है और COMT कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज में क्या होता है। जो हमारा माओ एंजाइम होता है, ठीक है, ये हमारा माओ एंजाइम है। माओ में हम मेनली क्या करते हैं, ये चीज आपको पता है। माओ में मेनली जो हमारा कैटेकोलामाइंस होता है, ठीक है, अभी कैटेकोलामाइंस का स्ट्रक्चर आपको हम दिखाएंगे। जो हमारा कैटेकोलामाइंस होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारे कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। मीन्स माओ एंजाइम जब हम लगाएंगे तो जो हमारा कैटेकोलामाइंस है उसके स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप हमारा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मेनली ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होता है। मीन्स ऑक्सीडेटिव क्या होता है, डीएमिनेशन होता है। ओके, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का मतलब ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और डीएमिनेशन का मतलब क्या होता है कि एमाइन ग्रुप हमारा रिमूव होता है। ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, मीन्स O जुड़ता है, और ये जो हमारा एमाइन ग्रुप है, मीन्स हमारा NH2 ग्रुप है या NH3 ग्रुप है, वो हमारा क्या होगा, एमाइन ग्रुप रिमूव होगा। तो माओ एंजाइम जब भी लगेगा तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होगा, वहां पे NH2 ग्रुप हमारा गायब हो जाएगा। ठीक है, एमाइन हमारा हट जाएगा। अब जो हमारा COMT हमारा एक एंजाइम था, जो हमारा एक COMT एंजाइम था, इसका मतलब क्या था, कैटेकोल ओ मेथिल ट्रांसफेरेज, यही इसका फॉर्मूला था, सॉरी इसका फुल फॉर्म था, है ना, समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो कैटेकोल रिंग होगी, जो हमारी कौन सी रिंग होगी, कैटेकोल रिंग होगी, उसमें क्या लगा होगा, O जहां पर लगा होगा। ठीक है, एक हमारी मान लीजिए जैसे ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये हमारी कुछ ऐसे कैटेकोल रिंग बनी हुई है। ठीक है, ये हमारी मान लीजिए कैटेकोल, तो यहाँ पे O लगा है ना, O से हम क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे मेथिल ग्रुप जोड़ देंगे, यहाँ से हम मेथाइल ग्रुप जोड़ देंगे, मीन्स CH3 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेकोल में जब भी आए तो कैटेकोल रिंग में हमें मिथाइल ग्रुप को लगाना है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में क्या करना है, एमाइन ग्रुप को रिमूव करना है और ऑक्सीडेशन करना है। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद थोड़े से और एक दो जान लीजिए क्या होते हैं, जैसे एल्डिहाइड रिडक्टेज का मतलब क्या होता है। अगर कहीं भी एल्डिहाइड रिडक्टेज बोला जाए तो आपको वहां पर क्या करना है, तो वहां हमें क्या करना है कि अगर एल्डिहाइड रिडक्टेज बोल रहे हैं तो जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, मीन्स CHO ग्रुप है, ठीक है, जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है उसको हमें किस में कन्वर्ट कर देना है, उसको हमें कन्वर्ट कर देना है OH ग्रुप से, मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, अल्कोहल से हमें क्या करना है, उसे कन्वर्ट कर देना है। मीन्स जहां भी एल्डिहाइड रिडक्टेज ये एंजाइम लगे तो आपको CHO वहां से हटाना है और वहां क्या लगा देना है, OH को लगा देना है। ये चीज क्लियर हो गई। अगर कहीं भी एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज की बात आ जाए, क्या आ जाए, डिहाइड्रोजिनेज, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको CHO मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप को कन्वर्ट करके क्या लगा देना है, हमें कार्बोक्सिल ग्रुप लगा देना है, COOH। ये चीज क्लियर हो गई ना आपको कि सारी जो भी हमारे एंजाइम लगेंगे उनका मेनली फंक्शन क्या होता है। अगर माओ लग रहा है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करिए, COMT लग रहा है, मिथाइल ग्रुप को लगा दीजिए, कैटेकोल रिंग से एल्डिहाइड रिडक्टेज हो रहा है तो वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप को हटा करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ना है, और डिहाइड्रोजिनेज हो रहा है तो एल्डिहाइड ग्रुप को हटा करके कार्बोक्सिल ग्रुप जोड़ देना है। ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई है तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारे केमिकल स्ट्रक्चर जो भी हमारा मीन्स प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म की, उसके बारे में हम वहां पे देखते हैं। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर अब बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये है कैटाबॉलिज्म हमारे कैटेकोलामाइंस का। कौन कौन से कैटेकोलामाइंस होते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन और एपिनेफ्रिन। हमने ले लिया नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को हमने ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे दो हमने रिएक्शन करी, दो प्रिंसिपल एंजाइम कौन कौन से इन्वॉल्व थे हमारे, COMT और माओ एंजाइम। ठीक है, हमने क्या करा कि हमने नॉरएपिनेफ्रिन में देखा कि माओ एंजाइम लगाया और एपिनेफ्रिन में भी हमने माओ एंजाइम लगाया। ठीक है, अब माओ एंजाइम में क्या होता है, ये चेंजेस आपको पता है ना। माओ में मेनली हमारा होता है
कि ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करते हैं, मींस हम वहां से NH2 ग्रुप को हटाते हैं, ठीक है, और वहां पे ऑक्सीडेशन करते हैं, मींस O को जोड़ देते हैं। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम देख सकते हैं, ये पूरी जो कैटेकॉल रिंग है वो हमारी सेम है। ओके, माओ में हमें क्या करना है, डीएमिनेशन करना है। यहाँ पे NH2 ग्रुप है और यहाँ भी NH2 ग्रुप है। क्या आपको यहाँ कहीं NH2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एमाइन को हमें हटाना था यहाँ पर। अच्छा, हमने क्या बोला था कि ऑक्सीडेशन करना है आपको, लेकिन O जोड़ना है। आपने यहाँ पे O जोड़ दिया, ठीक है। आप सिंपल समझो, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, O को अटैच्ड कर दिया और यहाँ पे H, क्योंकि एक एक्स्ट्रा हमारा बच रहा है। इसमें कार्बन में क्या होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4 कंप्लीट। 2 से हमारा O जुड़ गया और 1 से H जुड़ गया। मीन्स यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एल्डिहाइड ग्रुप को जोड़ दिया है, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप को हमने जोड़ दिया और यही हमने माओ में पढ़ा था कि कैटेकोलामाइंस जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप में हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसे ही हम ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करेंगे तो एल्डिहाइड ग्रुप ऑटोमेटिकली हमें वहां देखने को मिलेगा। वही सेम चीज यहाँ हुई, एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिल रहा है, CHO देखने को मिल रहा है हमारा CHO, ठीक है। और यहाँ पे NH2 ग्रुप हट चुका है, माइन ग्रुप हट चुका है। ये चीज क्लियर हो गई। तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा 3,4 कैसे नाम रखा गया है ये चीज जानिए आप। देखिए हमारा ये क्या हो गया, 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3 4 5 और 6। तो हमारा 3 नंबर में क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, 4 नंबर में भी हाइड्रोक्सी लगा है और टोटल कितने हो गए, डाई। मीन्स 2 अगर हमारे ग्रुप जुड़े हुए हैं कोई सेम, तो हमारा डाई ग्रुप लग गया। तो 3 नंबर और 4 नंबर, तो 3 4 डाई हाइड्रोक्सी। और ठीक है, और ये कौन सी रिंग है हमारी, ये हमारी फेनाइल ग्लाइको एल्डिहाइड, ये हमारी फेनाइल रिंग है और ये हमारा क्या है, ग्लाइको एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। क्या है हमारा 3 4 डाई हाइड्रोक्सी फेनाइल ग्लाइको एल्डिहाइड, जिसको हम शॉर्ट में DOPAGAL डोपैगल भी बोलते हैं। अगर इसको याद कर लोगे तो यहाँ पे आपको नेमिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एल्डिहाइड रिडक्टेज किया। एल्डिहाइड रिडक्टेज में आपने क्या पढ़ा था बेटा, कि देखो एल्डिहाइड अगर रिडक्टेज करते हैं, यहाँ देखते जाओ, एल्डिहाइड रिडक्टेज करते हैं तो जो हमारा CHO एल्डिहाइड ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OH लग जाएगा। क्या अगर हमने यहाँ एल्डिहाइड मीन्स हमने ये सेम कंपाउंड लिया है, ठीक है, ये सेम कंपाउंड में हम क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड रिडक्टेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे CHO ग्रुप क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OH, हमारा OH लग जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे CHO ग्रुप लगा हुआ था, ये हमारा CHO ग्रुप लगा हुआ था। यहाँ पे इसको हटा करके, CHO को हटा करके हमें क्या जोड़ देना है, OH ग्रुप को जोड़ देना है, ठीक है। हमने ऑलरेडी आपको सारी चीजें बता रखी है तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको ये याद है ना कि एल्डिहाइड रिडक्टेज में क्या होता है, CHO को हटा करके हम OH में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने वही चीज करी है, हमने CHO को हटा करके, या आप ऊपर कर दीजिए, नीचे कर दीजिए, जैसे O लगा हुआ था तो यही OH कर दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे नीचे की जगह ऊपर करिए। तो ये हमारा O हटा, यहाँ से OH ग्रुप को जोड़ दिया। और क्योंकि इसका बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं है पूरा, तो 1 2 3 और ये हमारा एक H और लग जाएगा, मीन्स एक H ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, तो 4 हमारे कंप्लीट। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, CH और एक H और लगाया, OH हमारा, ठीक है। सिर्फ O की जगह OH को जोड़ देना, बाकी सेम रखना है और कोई चीज नहीं। अब यहाँ पे नाम क्या हो गया, 3 4 डाई हाइड्रोक्सी फेनाइल एथिलीन ग्लाइकोल हो गया, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब एल्डिहाइड रिडक्टेज में हम दोनों में यही सेम चीज करते हैं, तो यहाँ भी वही सेम चीज बनेगी और यहाँ भी वही सेम चीज बनेगी। यहाँ भी रिडक्टेज हमने किया है तो यहाँ पे क्या हो गया है कि OH लग गया हमारा, CHO हट करके H हटा करके हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर OH ग्रुप लगा दिया। एक में हमने यहाँ लगा दिया, एक में यहाँ लगा दीजिए, 2 अलग अलग हमें कंपाउंड देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई कि अगर रिडक्टेज लगाते हैं तो वहां एल्डिहाइड से कन्वर्ट होकर के वो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप वहां पे अटैच्ड हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगेन हमारा COMT ग्रुप लग रहा, मीन्स एंजाइम लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, COMT एंजाइम फिर से लग गया, हमने बनाया, चलिए ठीक है। अब देखिए ये हमारा 3 4 जो डाई हाइड्रोक्सी फेनाइल एथिलीन ग्लाइकोल है, इसमें हमने COMT मीन्स कैटेकोल रिंग में क्या होता है, O की जगह हमें मेथाइल ट्रांसफेरेज जोड़ना है, ठीक है। ये चीज आप जानते हैं ना कि हमें क्या करना है, मेथाइल ट्रांसफेरेज जोड़ना है। तो हमने क्या किया कि ये वाला सेम स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लिख दिया,
देखिए कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं आपको, सेम स्ट्रक्चर आपको ये वाला लिख देना है, ठीक है। आपने CH जैसे पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपने ये क्या किया, यहाँ पे पूरा वैसे एज इट इज उतार दिया। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है कि जो हमारा O लगा हुआ है, मीन्स ये हमारा OH लगा था, पहले वाले में OH लगा था, यहाँ OH में हमको H हटा करके CH3 ग्रुप को जोड़ देना है। CH3 जोड़ देना है, मिथाइल को O से जोड़ना है। कैटेकॉल रिंग में O से हमें मिथाइल ग्रुप को जोड़ना है। हमने क्या किया, कैटेकॉल रिंग हमारी ये होती है, उसमें O लगा हुआ, O से हमने मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया और ये हमारा बन गया एक नया स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारा अलग अलग है, ये बन गया। सेम हमने इधर वाला कंपाउंड लिया, सेम एज इट इज इसको नोट कर दिया, और हमने यहाँ भी क्या कर दिया कि O की जगह O से हमने एक मिथाइल ग्रुप को अटैच्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे COMT एंजाइम लग रहा है। अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए कि नॉन एपिनेफ्रिन हमने जैसे बनाया था, यहाँ पे COMT एंजाइम लगा और यहाँ भी O से हमारा CH3 ग्रुप बन गया और हमारा पूरा सेम एज इट इज कंपाउंड उतार दिया हमने वैसे ही, और इसको हम नॉर मेटानेफ्रिन भी बोलते हैं। इसी तरह एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर लिया और COMT एंजाइम लगा, इस वजह से यहाँ हम O से CH3 जोड़ देंगे और सेम हमारा कंपाउंड बन जाएगा मेटानेफ्रिन, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। रिएक्शन एक याद करिए, बाकी एंजाइम याद करिए, आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ आएगा। ये बार बार मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अब माव एंजाइम लगा। अब हमारा जो नॉर मेटानेफ्रिन बना, उसमें क्या लगाया हमने, माव एंजाइम को लगा दिया। माव में क्या होता है कि अमीन ग्रुप हटेगा, ऑक्सीडेशन होगा, मींस एल्डिहाइड में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। हमने क्या किया, इधर से भी माव लिया, इधर से भी माव एंजाइम लिया, और जो हमारा मेन कंपाउंड बना, ठीक है, हमने यही सेम कंपाउंड ले रखे हैं, ठीक है, दोनों में सेम तो है ही पूरा। यहाँ हमें क्या करना है, एमाइन ग्रुप हटाना है। हमने यहाँ पे NH2 हटा दिया, ठीक है, NH2 हटा दिया, ऑक्सीडेशन करा, मीन्स O लगा दिया हमने। तो आप याद रखिए कि ये फिर हमारा CHO ग्रुप बन गया कि नहीं, CHO ग्रुप बन गया हमारा, वापस से एल्डिहाइड बन गया। अब अगर हमें दो कंपाउंड और देखने को मिल जाएंगे, अगर हम इसी को यहां से एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज कर देते हैं, तो डिहाइड्रोजिनेज में क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप लग जाता है, मींस हमारा एल्डिहाइड हट करके वहां पे COOH, CHO से COOH में कन्वर्ट होता है, मींस एल्डिहाइड से कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट होता है। हमने क्या किया, यहाँ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज लगाया, तो जो हमारा CHO ग्रुप था उससे हमारा क्या बन गया, ये COOH ग्रुप लग गया। तो ये समझ में आया एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज करने पे, और रिडक्टेज करने पे क्या आया हमारा, यहाँ पे मेनली हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप था उससे हमारा क्या लग जाएगा, यहाँ पे OH ग्रुप लग जाएगा, तो हमारा OH ग्रुप लग गया, ठीक है। ये लास्ट में हमारा OH ग्रुप लग गया। ये चीज क्लियर हो गई आपको। एल्डिहाइड रिडक्टेज कहाँ करना है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज कहाँ करना है, माव एंजाइम कब लगेगा, COMT एंजाइम कब लगेगा। आप शॉर्ट में इसकी बिल्कुल थ्योरी बनाइए और इसके बाद स्ट्रक्चर एक तैयार करिए, बाकी आपको अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। और इस तरह जैसे हमने आपको ये वाला स्ट्रक्चर बताया था, इसी तरह आप शॉर्ट में लर्न कर लीजिए, ठीक है। आपने क्या करना है कि सिंपल समझ लेना है कि नॉर एपिनेफ्रिन हमने बनाया, नॉर एपिनेफ्रिन में COMT एंजाइम लगा, ठीक है। इस तरह कुछ थ्योरी को तैयार करिए कि नॉर एपिनेफ्रिन बनाया, उसमें COMT एंजाइम लगा, तो हमारा क्या बन गया था, नॉर मेटानेफ्रिन बन गया, ठीक है। नॉर मेटानेफ्रिन में हमने क्या करा, माव एंजाइम लगाया, तो ये हमारा क्या बन गया, 3-methoxy-4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एथिलीन ग्लाइकोएल्डिहाइड, ये बन गया, ठीक है। तो शॉर्ट में आप इस तरह तैयार कर लीजिए समरी फॉर्म में, और वहां पे स्ट्रक्चर आप बना दीजिएगा। वैसे तो कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइंस बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी अगर पूछते हैं तो आपको कम से कम तैयार होना चाहिए। बाकी अगर इसमें कुछ पूछता है तो ये पूछते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में कि आपको मेन कंपाउंड वहां क्या मिलते हैं। मीन्स अगर आप कैटाबॉलिज्म करते हैं तो आपको वहां सबसे ज्यादा देखने को क्या मिलते हैं, तो हमें कुछ 3-4 कंपाउंड देखने को मिलते हैं, जैसे कि नॉर मेटानेफ्रिन, मेटानेफ्रिन, वेनिलाइल मैंडेलिक एसिड, ये हमारे कुछ मेन कंपाउंड है जो कि हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, कैटाबॉलिज्म करने पर। अब समझिए कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर क्या होते हैं। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के बारे में अब हम पढ़ें तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आर दोज रिसेप्टर इन विच एड्रेनर्जिक ड्रग्स और न्यूरोट्रांसमीटर विल बाइंड डायरेक्टली टू इंड्यूस वेरियस एक्शंस और रिस्पॉन्सेज, ठीक है। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ऐसे रिसेप्टर होते हैं जहां पर जो हमारे एड्रेनर्जिक ड्रग्स, अभी हम आगे जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स पढ़ेंगे वो हमारी क्या होती है, बाइंड होती है, या फिर जो हमने अभी न्यूरोट्रांसमीटर पढ़े हैं, एफ्रिन, नॉर एफ्रिन और हमारे डोपामिन, ये हमारे बाइंड होते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर हमारे ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो हमारे एड्रेनर्जिक ड्रग और न्यूरोट्रांसमीटर्स उनसे डायरेक्टली बाइंड होकर के वेरियस अलग अलग तरह के एक्शन या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आर मेम्ब्रेन बाउंड G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर।
आपने क्या पढ़ा था, जो फार्माकोलॉजी है वहां पे आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि हमारे किस टाइप के हमारे ये रिसेप्टर है, ठीक है। वहां पे रिसेप्टर की भी मैकेनिज्म दी थी जो 4 प्रकार की थी, एंजाइम, लिंक, जी प्रोटीन, ठीक है। तो इस तरह की जो आपने चीजें हैं पढ़ी होंगी फार्माकोलॉजी में। तो ये क्या है, कैसे है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर में अब वो भी हमने आपको यहाँ पे नीचे लिख दिया है, ठीक है, ताकि आपको इसकी मैकेनिज्म अगर पता होगी तो आप इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को प्रॉपरली लिख सकते हो, क्योंकि आपने फार्माकोलॉजी में ऑलरेडी GQ, GI, GS, GS प्रोटीन की जो भी हमारी मैकेनिज्म है वो पढ़ रखी होगी, ठीक है। अगर वो पढ़ी है तो वही मैकेनिज्म आपको यहाँ पे उतार देना और कुछ नहीं करना है। इसीलिए कह रहे हैं दोनों को रिलेट करते हुए चलो, फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री को। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक तो अल्फा रिसेप्टर, सेकंड हमारा बीटा रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर में हमारे 2 फर्दर डिवाइड होते हैं, एक अल्फा 1 रिसेप्टर एंड अल्फा 2 रिसेप्टर। इधर हमारा बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर और बीटा 3 रिसेप्टर, ये हमारे 3 डिवाइड होते हैं बीटा रिसेप्टर में। ओके, अल्फा 1 रिसेप्टर और अल्फा 2 रिसेप्टर, इनका जो इसमें हमारा अल्फा 1 में GQ प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, यहाँ पे GI प्रोटीन है, और बाकी हमारा जो बीटा रिसेप्टर वो टोटल GF प्रोटीन रिसेप्टर है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। मैकेनिज्म तीनों की सेम है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ GQ है, यहाँ GI है। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर हमारे अल्फा और बीटा रिसेप्टर होते हैं और उनके भी फर्दर पार्ट है। अब क्या बोला है कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन करना है विद देयर एक्शन, मींस अल्फा 1 रिसेप्टर हमारे बॉडी के किन किन पार्ट्स में प्रेजेंट होता है और उन्हीं पार्ट्स में एक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अल्फा 1 रिसेप्टर हमारा प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स में, यूरेथ्रल, स्फिंक्टर, लीवर, किडनी, गट एंड आई। अब देखिए बहुत सिंपल आपको मैंने ये लिख के दिया हुआ है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा लर्न नहीं करना है, क्योंकि मेडिसिनल में भैया आप बैठोगे लर्न करने को तो देखो चाहे स्ट्रक्चर तैयार कर लो चाहे थ्योरी तैयार कर लो, आपको शॉर्ट में यहाँ लिख दिया है, बाकी आप फार्माकोलॉजी से रिवीजन कर लेना। ओके, देखिए अल्फा 1 रिसेप्टर में हमारा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, यूरेथ्रल रिसेप्टर, स्फिंक्टर में हमारा अल्फा 1 रिसेप्टर होता है, लीवर में, किडनी, गट और आई में। ओके, अब ब्लड वेसल्स में क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हो, मींस आपकी जो कंडीशन है वो बहुत स्ट्रेसफुल है, आप फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में ऑलरेडी प्रेजेंट हो, ठीक है। आपको डर लग रहा है, वहां पे क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। जब आप क्या करते हो, जैसे आप मान लो घर में मोटर चलती है, ठीक है, जब पानी चलाते हो तो जैसे मोटर को ऐसे 20 से दबाते हो, ठीक है, ये मान लीजिए मोटर है, आप 20 से ऐसे करके दबाते हो, प्रेशर क्या होता है, तेज होता है ना उसका प्रेशर। तो यही चीज यहाँ भी करी गई है, अगर हम ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे, दबाएंगे, तो ब्लड का प्रेशर तेज होगा, मींस हमारी जो हार्ट रेट है वो बढ़ेगी। और ये चीज हमें पता है कि डर में हमारी हार्ट बीट कितनी तेज होती है, ब्लड का सर्कुलेशन कितनी तेज होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, आपको अपने आप को रिलेट करना है डर वाली कंडीशन से। यूरेथ्रल स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। जो भी हमारा यूरेथ्रल का स्फिंक्टर है वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। लीवर में ग्लाइकोजेनोलिसिस होगी, क्यों, क्योंकि ग्लाइकोजेनोलिसिस नहीं होगी तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन नहीं होगा, और हमें यहाँ पे क्या करना है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। यहाँ में क्या करना है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन करना है। इसके बाद किडनी में रेनिन का जो रिलीज है वो इनिबिट हो जाएगा। रेनिन का रिलीज अगर इनिबिट हो जाएगा तो बीपी रेगुलेट रहेगा हमारा, ठीक है। गट हमारा क्या रहेगा, रिलैक्स, हमको उस टाइम पे भूख तो नहीं लगेगी, हमारा जो गट है वो रिलैक्स रहेगा, डर की कंडीशन में आप खाना खाने नहीं बैठोगे, ठीक है। आई में हमारा क्या रहेगा, माइड्रिएसिस रहेगा। देखिए जब भी हमारा प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो उसे हम मियोसिस बोलते हैं, और जब हमारा प्यूपिल डायलेट होता है उसे हम माइड्रिएसिस बोलते हैं। देन अब हम अल्फा 2 रिसेप्टर की बात करें तो अल्फा 2 रिसेप्टर हमारा प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर है, ये हमारे पोस्ट साइनेप्टिक था अल्फा 1, ये हमारा प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर है। प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर का सिर्फ इतना काम होता है कि वो क्या करता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके रिलीज को इनिबिट करता है। और ये चीज आपको डिटेल में फार्माकोलॉजी के अंदर मिलेगी, यहाँ पर हम नहीं बताने वाले, ठीक है। ये चीज आपको वहां पे पढ़ लेना है। तो प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर क्या करता है, मेनली न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को इनिबिट करता है। तो अल्फा 2 रिसेप्टर हमारा प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर है, तो ये क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को इनिबिट करेगा। पैनक्रिएटिक आइलेट्स में भी प्रेजेंस होता है हमारा अल्फा 2 रिसेप्टर, जो कि इंसुलिन के रिलीज को डिक्रीज कर देता है, जो कि क्या करता है, इंसुलिन के रिलीज को कम कर देता है। ओके, हमारा है बीटा 1 रिसेप्टर। अब हमने क्योंकि बीटा रिसेप्टर की बात करना स्टार्ट कर दिया तो बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 देखने को मिलेंगे। बीटा 1 रिसेप्टर हमारा प्रेजेंट होता है हार्ट में और जेजी सेल्स में। हार्ट में प्रेजेंट होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, टैकीकार्डिया की कंडीशन देखने को मिलेगी।
फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। हार्ट में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया में क्या होता है, हार्ट बीट तेज होती है। ब्राडीकार्डिया में हार्ट बीट कम होती है। ओके, तो टैकीकार्डिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। जेजी सेल्स में रेनिन का फॉर्मेशन होगा जिससे बीपी हमारा बढ़ेगा या फिर रेगुलेट होगा। ठीक है ना, रेनिन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया था। वहां पे रेनिन का फॉर्मेशन क्या हुआ था, अल्फा में, अल्फा 1 में हमारा रेनिन का जो इन्फॉर्मेशन हुआ था वो रेनिन रिलीज हमारा इनिबिट हो गया था जिससे बीपी रेगुलेट हो गया था। यहाँ रेनिन का फॉर्मेशन हो रहा है मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद बीटा 2 रिसेप्टर में आते हैं। तो बीटा 2 रिसेप्टर में हमारा क्या होगा, ब्रोंकाई, जीआईटी, यूट्रस, लीवर और यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ हमारे बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ब्रोंकाई में प्रेजेंट होता है ब्रोंको डायलेशन देखने को मिलेगा, डायलेट होगी ताकि हम जल्दी जल्दी सांस ले सके। ठीक है, अगर हम भागेंगे तो हमारी जो सांस है वो भी जल्दी जल्दी आएगी, है ना। तो वहां पे अगर डायलेट होंगी हमारी ब्रोंकाई तो हमें इजी होगा, क्या होगा, इजी होगा सांस लेने पे और इजिली ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुंचेगी। ठीक है, तो ब्रोंकाई में ब्रोंको डायलेशन होगा। जीआईटी में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम होगा, उस समय हमारा खाना डाइजेशन का काम नहीं होगा। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम होगा। यूट्रस, लेबर डिले हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो लेबर क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। लीवर में ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ेगा एंड यूरिनरी ब्लैडर हमारा रिलैक्स हो जाएगा जिससे यूरिनेशन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बार बार यूरिन के लिए नहीं भागना पड़ेगा। ठीक है, B3 में एडिपोज टिश्यू हमारा जो होता है वहां पे प्रेजेंट होता है हमारा बीटा 3 रिसेप्टर जिसमें क्या होगा, लाइपोलिसिस होगा। मींस लाइपोलिसिस भी हो रहा है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे अल्फा और बीटा रिसेप्टर की कहानी हो गई कि कैसे कैसे हमारे कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है बॉडी में रिसेप्टर्स का और उसके साथ उसके एक्शन क्या होते हैं वो भी सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, सो ये आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम आपको मेनली ड्रग्स के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, जो इसी के अंदर हमारी सिंपैथोमाइमेटिक्स और सिंपैथोलिटिक्स ड्रग्स होंगी, मींस ब्लॉकर है और एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग इसका रिवीजन करते रहिए और स्ट्रक्चर्स की बार बार प्रैक्टिस करिए, उसी से आपको स्ट्रक्चर्स तैयार होंगे। ओके, सो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।